तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फिजिक्स का स्ट्रैटेजी टू स्कोर 170 प्लस मार्क्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत लोग स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं कि डेली आपको कैसे पढ़ाई करना है, आपको कितना पढ़ाई करना है, लेकिन कुछ जगह जो है फ्लॉज है उसमें और जो है स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फॉलो नहीं हो पाती और उसके वजह से जो है हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता और जो है हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। आपने देखा होगा अगर आप मॉक टेस्ट कभी दे रहे हो, ठीक है, आपने देखा होगा आपने बहुत बार जो है सिलेबस कंप्लीट किया है, फिर भी जब आप पेपर में जाते हो तो आपका स्कोर जो है 100 के नीचे होता है, किसी का 50 के नीचे होता है, किसी का 120, मतलब अपने जो एम है कभी अचीव नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए और किस हिसाब से हमें रियलिस्टिक प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर लेता है लेकिन उसको इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि 120 डेज स्ट्रैटेजी, 150 डेज स्ट्रैटेजी, आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, ठीक है। आपको बता देगा कि आपको एक घंटे में एक दिन में 3 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर करने हैं, 3 घंटे में आपको ये खत्म करना है। लेकिन वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, एक्चुअल में जब हम करने पे आते हैं तब वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ चैप्टर ज्यादा देर ले लेते हैं एज कम्पेयर टू मतलब जितना टाइम उसको अलॉट किया होता है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, छोड़ देते चैप्टर को, मतलब जितना बच्चा है छोड़ देंगे उसको, ओवर ऊपर ऊपर से देख लेंगे और क्वेश्चन करने लग जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है कि हम लोग टाइम बेस्ड स्टडी करें। टाइम बेस्ड करना है लेकिन टाइम को ज्यादा देर रखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग 1 घंटे का प्लान कर रहे हैं और 1 घंटे में नहीं हुआ तो हम लोग टेंशन में आ रहे हैं। तो क्या करना है, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, पहला प्रायोरिटी होगा सिलेबस कंप्लीशन। फिर होगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहां से करनी है और किस तरह से करनी है, ताकि हम लोग हमारा मैक्सिमम टाइम बचा पाए, मिनिमम टाइम में हम लोग मैक्सिमम हमारा जो है एफर्ट करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए, ठीक है। और थर्ड जो होगा हमारा होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? अभी अगर आप ड्रॉपर हो, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर भी हो, अगर आप फ्रेशर भी हो, ठीक है, और आप 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अक्टूबर से पकड़ के चलिए कि आपको जो है पूरा स्ट्रैटेजी आपका लागू करना है। अक्टूबर 1 से लेके आपको ये पूरा पूरा मई 2 शायद आपका एग्जाम होने वाला है, तो तब तक आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी फॉलो करना होगा। तो क्या है इसमें, हम पूरा देखते हैं स्टेप वाइज। तो पहला हमारे पास है कि कंप्लीट योर सिलेबस टिल मार्च 2021, ठीक है। दूसरा है डू नॉट लीव अ सिंगल कंसेप्ट, ठीक है। तो पहले की हम बात करते हैं कि आपको इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब ये कई इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, आपके जो कोचिंग क्लास होंगे या फिर अगर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन अभी सब कुछ चालू है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मतलब कहीं यूट्यूब पे अनअकैडमी, वेदांतु, जो भी मतलब कोई भी फीस वाला सर से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मोस्टली आपका सिलेबस वो मार्च 15 से पहले कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। बायोमेंटर्स भी अगर पढ़ रहे हो तो कहीं से भी पढ़ रहे हो तो आप मार्च 15 के पहले सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अगर बाई चांस नहीं होता है तो आपका जो लास्ट डेट होगा जिसके ऊपर आपका सिलेबस नहीं जाना चाहिए किसी भी हाल में, अगर आप टारगेट जो है एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोच रहे हो, 600, 620, 640 प्लस सोच रहे हो, तो 30 मार्च जो होगा आपका जो है ड्यू डेट होगा। इसलिए मैंने आपको 15 मार्च बताया ताकि 15 दिन आप बफर में लेके चलिए। कुछ टॉपिक्स जो है आपके वीक रह जाएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ टॉपिक आप भूल जाओगे तो आपको 15 दिन बफर लेना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन मतलब क्या, आपको वो सिलेबस, आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, आपने मॉक टेस्ट के जब आप रेगुलर टेस्ट देते तब आपने बहुत सारे बार उसको रिवाइज कर लिया है, और लास्ट जो 1 मंथ होगा आपको उसमें पूरा एक बार रिवाइज करना है और आपको पूरा का पूरा आपका जो स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करके आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। अब फिजिक्स का ये हो गया है कि आपको कोई भी कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। वो लोग किसी भी कंसेप्ट को उठा के क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अल्फा पे पूछ लिया, अल्फा नेगेटिव किसका होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ सेमीकंडक्टर का होता है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, छोटा सा कंसेप्ट है कि इंसुलेटर्स का भी रेजिस्टेंस घटता है, सेमीकंडक्टर का भी घटता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके लिए हम बताएंगे कि इंसुलेटर कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है, क्या आपके पास ऑप्शन है। तो कंसेप्ट छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटा कंसेप्ट पढ़ रहे हो कोई भी, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे हो, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे हो, तो उसमें 2-4 टाइप के जो उसमें सब टॉपिक्स होते हैं उसे पढ़ लीजिए। अगर आप किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप के एप्लीकेशन से, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ ऊपर से फॉर्मूला रट लिया कि V इज टू IR, आपको पता ही नहीं कि उसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, ठीक है, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, बैटरी भी लगी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड बायस का ले रहे हो, रिवर्स बायस ले रहे हो, तो कैसे कैसे होने वाला है सिचुएशन, तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायोड लगा रहे हो, ठीक है, सेमीकंडक्टर में पढ़ोगे आप ये,
तो कैसे काम करेगा। तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बारीकी से, ठीक है। ऊपर ऊपर से करके मतलब नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला रट के जाओ, ये प्रूवन फैक्ट है, सिर्फ फॉर्मूला रट के होगा नहीं, अल्टीमेट आपको काम फॉर्मूला आएगा। याद रखो स्टेटमेंट, अल्टीमेटली आपको काम फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है, आप कितना भी फॉर्मूला रट लो, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। आपको जब तक पता नहीं है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये पी साइड है, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिप्लेशन रीजन कैसा होता है, सारी चीजें इस बार भी आप देखो कितना थ्योरेटिकल पेपर आया था, डिप्लेशन रीजन किधर बढ़ता है किधर कम होता है, सारी चीजें जो है पूछी गई थी। और ऐसा ही पेपर आने वाला है 2021 के लिए। तो आपको बारीकी से पढ़ना है, चाहे आप इतना मतलब उसको ये ना पढ़े कि मतलब आप एकदम 10 पुलिस वाले क्वेश्चन ना करें, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको एटलीस्ट जितना रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पढ़िए। और कोई भी कंसेप्ट छोड़ना मत, किसी से कभी कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए कुछ भरोसा नहीं, ठीक है। फिर आपको वीकली प्लान करना है, डेली नहीं, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 3 घंटे का प्लान कर लेते हैं कि अभी आज मैं 3 घंटे में सेमीकंडक्टर खत्म कर दूंगा, उसके क्वेश्चन भी कर लूंगा। 3 घंटे में मैं अभी रोटेशनल मोशन कर दूंगा, क्वेश्चन 3 घंटे में कर दूंगा, 6 घंटे में हो गया। ऐसे प्लान मत करो, ठीक है। क्या होता है कभी कभी कि आप इससे ना कभी कभी डिमोटिवेशन आ जाता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आप जब सोचते हो कि आपको 3 घंटे में करना है, और अगर कुछ चैप्टर में लेक्चर देख रहे हो और लेक्चर 5-6 घंटे के हो गए, उसके बाद 2-3 घंटे आपको उसको पढ़ने में चले गए, अगर 8 घंटे हो गए तो आपका उस दिन का जो बाकी टास्क रहेगा वो रह जाएगा और आपको डिमोटिवेशन आ जाएगा कि अरे यार मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया। बल्कि आपने इतना घंटा पढ़ा है फिर भी आपको जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आप एक काम कर सकते हो जो मैं करता था, प्लान वीकली। वीकली प्लानिंग मतलब क्या कि आपको अगर आप आज सोच रहे हो कि हाँ मुझे मेरे पास ये वीक में 5 डेज है, 4 to 5 डेज, समझो ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्लान करना है कि मैं ये 2 चैप्टर खत्म करूंगा। समझो मैं वर्क एनर्जी पावर और न्यूटन लॉस ऑफ मोशन खत्म करने वाला हूं, विद क्वेश्चंस सारी चीजें खत्म कर दूंगा, खत्म, ठीक है। तो ये आपको आराम से आपको प्लानिंग का मौका मिलेगा। अगर मैंने आज पूरा दिन न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पढ़ लिया हो, खत्म कर दिया, तो मेरे पास और 4 दिन है, उसमें आपको वर्क एनर्जी पावर खत्म करना है और मैं बायो भी पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ लूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे में खत्म करना है, 4 घंटे में करना है, जरूरत नहीं है। अगर बहुत टाइम है, आप वीकली 2 चैप्टर का टारगेट लेके चलिए। मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या हम वीकली 4 चैप्टर करें, 5 चैप्टर करें, ठीक है। हाउ मेनी चैप्टर शुड वी डू डेली, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स के लिए आपको वीकली कितने चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करके रख देना है, ठीक है। और कैसे प्रिपेयर करना है बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा उसका थ्योरी पढ़ना है। पहले आप जहां से ऑनलाइन से पढ़ रहे हो उससे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, फिजिक्स में आपको कोई ना कोई टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं से आपको और बहुत सारे ट्रिक्स जो फॉर्मूलाज अंदर छुपे हुए होते हैं, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा। थोड़े थोड़े ट्रिक्स लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बचेगा। और ये सब खेल टाइम का है, ठीक है। जितने कम टाइम में क्वेश्चन कर लिए आप उतना अच्छा स्कोर कर जाओगे, ठीक है। और एफिशिएंसी का, एक्यूरेसी का, ठीक है। तो आपको वीकली प्लान करना है, 2 चैप्टर करना है, जहां से आप पढ़ रहे हो नोट्स बना लीजिए ढंग से पॉइंट वाइज, और फिर उसको रिवाइज कीजिए। जो भी मॉड्यूल्स है आपके पास, जो भी आपके पास मटेरियल है, उससे आप थ्योरी पढ़ लीजिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं कि आपने समझो फॉर एग्जांपल सिंगल पुली सिस्टम पढ़ ली, या मास जो ब्लॉक पुल ये होता है वेज सिस्टम, वो पढ़ लिया, तो उस पर 2-3 क्वेश्चन होते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो कर लीजिए। फिर आप जाइए एक्सरसाइजेस पे, ठीक है, वो भी आप आगे बताएंगे कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आपको टारगेट रखना है वीकली 2 चैप्टर्स का, ठीक है। इससे ज्यादा चैप्टर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगले इस पे जाके हमें और क्या करना है। तो 4th पॉइंट जो है इसमें वो है गो इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस का मतलब क्या कि मैंने एक नोटिस किया है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा उठा लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या सीधा उठा लेंगे जाके मैग्नेटिज्म या ऑप्टिक्स, या आप सीधा कर लोगे फ्लूइड्स। ऐसे नहीं करना। अगर आपको फिजिक्स में आपका ठीक ठाक बेस है, आपको प्रीवियस ईयर में या आपको मॉक टेस्ट में 80-90 मार्क्स, अगर आपने 2020 का भी दिया 80-90 मार्क्स आपके अगर आ रहे हैं और आपको पता है कि आपका मैकेनिक्स वाला पोर्शन अच्छा है, आप प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ इतना नहीं नॉलेज है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, 170-160 मार्क्स आपको एम करना है, आप 180 मार्क्स एम करोगे तब आपका स्कोर कहीं ना कहीं 160-170 के बीच में आएगा, क्योंकि उतना जो है एग्जाम प्रेशर आपका ले सकता है। क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा दिमाग को एकदम खोल के रखना पड़ेगा फिजिक्स सॉल्व करते वक्त, तो आपका थोड़ा फर्क गलती होने के चांसेस बनते हैं कभी कभी। प्रॉपर सीक्वेंस मतलब क्या, आप पहले अपना वेक्टर्स क्लियर कीजिए, वेक्टर्स में क्या क्या है, फिर आप डायमेंशन क्लियर कीजिए, डायमेंशन में वर्नर कैलिपर, स्क्रू गॉज गेज जो भी है कवर कीजिए। उसके बाद आप काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन कवर कीजिए। सारे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़िए एक स्टेप में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कवर कीजिए,
वर्क कीजिए, पावर कवर कीजिए। रोटेशनल थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है लेकिन उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर से रोटेशनल लिया और क्वेश्चन भी उसका इजी आता है, रोटेशनल कवर कर लीजिए, ठीक है। कोलिजन्स कैसे होते हैं, कोलिजन से एक क्वेश्चन पक्का आने से, तो ऐसे आप सीक्वेंस में जाइए और प्रॉपरली आप जो है अपने टॉपिक्स कवर कीजिए। ऐसा भगदड़े मत जाइए कि ये क्वेश्चन ये चैप्टर कर लो, पहले ये चैप्टर कर लो, ये फलाना ढिमकाना में ये चालू है, ये मेरे कोचिंग में चालू है, ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप वापस से स्टार्ट कीजिए, ढंग से पढ़िए फिर इसको, ठीक है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डू नॉट रीड टाइम कंज्यूमिंग बुक्स, मतलब जो बुक्स आपका टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है। आपको पता होगा बहुत सारे मार्केट में बुक्स है बड़े बड़े, ठीक है। अब मैं आजकल वो रफनी के हॉलीडे वाला बुक है, उसके मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मैं उसको देख रहा था, वो जेई एडवांस क्वेश्चन है, तो बहुत सारे नीट के बच्चे वो बुक करते भी है, लेकिन अब जरूरत नहीं है, ठीक है, करने की। अब एम्स नहीं रह गया, ठीक है। तो मैं आज उसका क्वेश्चन देख रहा था, उसमें डायमेंशंस के भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत कीजिए, सिंपल जो आपका मॉड्यूल है, थ्योरी है, उस पर फोकस कीजिए। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जो एकदम थियोरेटिकल बुक है, छोटी है, कंसाइज मैनर में दी, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी से, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत कम टाइम बचा है, लेस टाइम आपके पास रिमेनिंग है इस वक्त। क्योंकि अब जो है सितंबर आ चुका है, अक्टूबर आएगा, तो आपको एकदम एफिशिएंटली स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क करके आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप टाइम कैसे सेव करते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट जो है, ठीक है, आप फॉर्मूला शीट को आप बना सकते हो, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला लिस्ट जो शीट है नहीं भी बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़े। कंसेप्ट अगर पता होगा तो आपको 90, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको 90% फॉर्मूला तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कोई आपको बता दे मोमेंटम क्या है, मुझे पता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो एम वी में लिख दूंगा, ठीक है। अब उसके लिए कोई रॉकेट साइंस जरूरी नहीं है कि मैं याद कर लूँ पी इक्वल टू एम वी। बहुत सारी चीजें कि अब उसमें कुछ छुपे हुए फॉर्मूलास होते हैं, सम हिडन फॉर्मूलास, उसको आपको ढंग से देखना पड़ेगा। हिडन फॉर्मूलास क्यों देखना पड़ेगा हिडन फॉर्मूलास को? क्योंकि हिडन फॉर्मूलास कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, हिडन फॉर्मूलास, ठीक है। तो वो आपको पता होनी चाहिए हिडन फॉर्मूलास। उसके लिए आपको टीचर का हेल्प लेना पड़ेगा, कोई भी जो है एक्सपीरियंस बंदे का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, उसको पता हो कि हाँ ये फॉर्मूला अंदर हिडन है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा एक 2-3 मॉक टेस्ट दिया नीट के पहले, मतलब फरवरी मार्च में, तो एक क्वेश्चन आने का क्वालिटी फैक्टर पे, इसका फॉर्मूला होता है 1/r√L/c, सही है याद है, हाँ याद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था इसका मुझे कंसेप्ट पता था, लेकिन ये फॉर्मूला मेरे को हर बार में भूल जाने का, और फिर मैं पेपर में क्या करने का, पेपर के वक्त अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस डिटरमाइन करता है, सारी चीजें, तो ये अल्टरनेटिंग करंट में आता है, ठीक है, एसी में आता है। तो मैं पेपर में मैं उसको डिराइव करता था, ठीक है, मैं उसको डिराइव करके फिर उसको मैं आंसर निकालता था। लेकिन होता क्या था, ये मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग। तो फिर मैंने 2-3 पेपर दिए, मैं हर बार भूलता था, देखते गया। मैंने उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, मैंने इतने पेपर सॉल्व कर लिए कि मुझे जब अभी ये क्वालिटी फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है तो मुझे याद है 1/r√L/c, ठीक है। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए फॉर्मूलाज। आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे फॉर्मूला भूल भी जाओगे, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये कोई भूलेगा नहीं। 99% जो स्टूडेंट्स है जो सीरियस है अपने प्रिपरेशन के बारे में नहीं भूलेंगे हाफ mv², ठीक है। लेकिन कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो भूल सकते हो, तो उसे आपको ध्यान देना है। रोटेशनल में भी अच्छे खासे फॉर्मूलाज है, जो आपको पता होगा कोन का जो सेंटर ऑफ मास है, सॉलिड कोन, हॉलो कोन, ठीक है, जो आपका स्फीयर है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास का लोकेट होता है, सेंटर पे होता है, लेकिन मतलब कैसे उसका निकालते हैं। अगर यहां से मैंने एक स्फीयर का पार्ट कट कर दिया, ठीक है, ये तो क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। अगर मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क का मैंने पार्ट कट कर दिया r/2 रेडियस का, ये टोटल r रेडियस था, तो क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रह जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसका कहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर चैप्टर में आपको 15 to 20 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी 99% है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन आएगा कुछ घुमा फिरा के बस, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिस, सेकेंड पार्ट, प्रैक्टिस क्या करे, तो आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि एमसीक्यू बहुत लगाओ। बहुत ज्यादा सेम टाइप के एमसीक्यू लगाने से मतलब नहीं है। आपको 200 एमसीक्यू एटलीस्ट लगाने, 200 से 500 एमसीक्यू आपको मैं बताता हूं। अगर आपने चैप्टर रीड कर लिया, रीड चैप्टर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ये सबसे मेन है, ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट क्या है। उसके बाद आप कम से कम 200 एमसीक्यू एक सीटिंग में लगा लीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने
ग्रेविटेशन चैप्टर कर दिया, तो मैंने एक्सरसाइज 1 2 3 जो भी उसका है, तो मैंने उसमें 60 70 क्वेश्चन कर करके अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन कर लिए कहीं से भी, ठीक है। अब मैं उस चैप्टर को छोड़ दूंगा, अगले चैप्टर में बढ़ जाऊंगा, लेकिन उसमें क्या करूंगा, मैं रैंडम सॉल्विंग करूंगा। रैंडम सॉल्विंग बहुत लोग डरते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिए। रैंडम सॉल्विंग मतलब क्या, अगर समझो मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर को मेरे को पढ़ के हो गया 3 महीने 3 मंथ्स, और समझो मैंने रिवाइज भी नहीं किया, रिवाइज करना मैं भूल गया हूँ या टाइम नहीं मिला, जो भी बहुत सारे रीजन होता है, कभी कोई टाइम नहीं मिलता, तो 3 मंथ्स हो गया मुझे रिवाइज करके, और अब मैं पढ़ रहा हूँ मैग्नेटिज्म चैप्टर, आगे बढ़ चुका हूँ, 12th के पार्ट में आ चुका हूँ, मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ। तो जब बच्चों को ये पेपर देते हैं, कभी बोला जाता है कि आप ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, तो वो बोलते रिवाइज नहीं किया। रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। जब आप 200 एमसीक्यू सॉल्व करोगे, आपको एक अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, समझो मैं मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ XYZ दिन पे, ठीक है। अब मुझे आधा घंटा पौन घंटा मुझे बोर हो रहा है, कुछ करने को है नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ बोर हो गया ये पढ़ पढ़ के, तो मैं कोई भी एक रैंडमली चैप्टर उठाता था, ठीक है, जो मैंने 2 महीने पहले पढ़ा हो, 3 महीने पहले पढ़ा हो। उसके लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीड एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको रीड करना पड़ेगा। फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया ग्रेविटेशन रिवाइज करने के लिए, तो मैं क्या करता था, उसके जो फॉर्मूलाज थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे फॉर्मूला वाले, उसको एक बार देख लिया, 10 मिनट का काम था, 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट्स। उसके बाद मैं उस पर 45-50 क्वेश्चन कर लेता था, ठीक है। मैं कभी भी रैंडमली क्वेश्चन उठाता था, कभी भी कोई भी चैप्टर का जो मेरा पढ़ के हो चुका है। मैग्नेटिज्म अगर आपका अभी चालू है, आपका ग्रेविटेशन पढ़ के हो चुका है, तो ग्रेविटेशन पे रैंडमली क्वेश्चन उठाइए, कोई भी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन कर दीजिए। आपके पास कोई मॉक टेस्ट पड़ा है जिसमें दिया हुआ है चैप्टर ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन कर लीजिए। कोई भी ऐसा मॉक टेस्ट है, कोई भी आपको दिख जाए, आपके पास जो भी आपके सीनियर से मिल रहा हो, जूनियर से मिल रहा हो। अब मैंने 11th के स्टूडेंट से भी आपने जो है पेपर्स लिए थे, बहुत सारे पेपर्स मैंने कहीं से भी उठा के लिए थे, अलग अलग क्लासेस के, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे उसको अपलोड करते रहता हूं, तो कहीं से भी आप पेपर उठाइए, आप सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, कोई भी चैप्टर हो आपका पढ़ाई हुआ, ठीक है। डरिए मत कि मेरा रिवीजन नहीं हुआ। अगर आप रिवीजन करते बैठोगे तो फाइनल में कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि फाइनल में पूरे के पूरे 96-98 चैप्टर्स जो भी है वो आपके आने वाले हैं, और आपको रिवीजन के लिए लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा इतना कि आप सारे चैप्टर्स को ढंग से रिवाइज कर पाओ। तो आपको रैंडम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रैंडमली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आपको दिमाग में पैटर्न बैठेगा, आप स्विच कर पाओगे। अगर आपको तुरंत मिल जाए क्वेश्चन कि अगर मैं R/2 हाइट पे जा रहा हूं, तो इस बार आया था, तो मेरा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना लगेगा, तो आपको तुरंत से शिफ्ट होना है एक जगह से एक दूसरी जगह, तो उसके लिए रैंडम सॉल्विंग हेल्प करेगा, ठीक है। अब मैं कभी कभी पूरा मैकेनिक्स पे 100 सवाल कर लेता था, कभी भी बैठ के ऐसे 100 सवाल कर लिए मैकेनिक्स पे, अलग अलग पूरी सिस्टम पे कर लिए, तो ये तो कंपलसरी है। उसके बाद ये जो है, ये इसका कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा टाइम मिल गया आपको, थोड़े क्वेश्चन कर लो अलग अलग जो है पेपर से, ठीक है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 32 ईयर्स के लगाने हैं, कंपलसरी है। अब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि हम प्रीवियस ईयर जो है सिर्फ 2008 से लगाएंगे, 2013 से लगाएंगे, नहीं, 32 ईयर्स के लगाओ, कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़े फार क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन आपका ये इम्यूनिटी बोल रहा हूं जो है, आपको जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा सॉल्विंग 32 ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये मेडिकल एग्जामिनेशन आया है, आपने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो इससे बाहर क्या ही आएगा, क्या ही आएगा इससे बाहर, ठीक है। मेरे को बता दो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसके आपको सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग, लेकिन ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 32 ईयर से आपको जो है सेम टू सेम उठाए हुए 35 to 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप चाहो तो अपने पेपर का एनालिसिस करके देख लो, ठीक है। आपने जो 2020 का पेपर देखा अभी इस साल, ठीक है, 2019 का भी देख लो। उसके बाद सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ एससीवी, बहुत लोग बोलते हैं कि एससी वर्मा पूरा करें, बहुत टायरिंग बुक है, नीट के लिए जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम से उसका सॉल्विंग करना है एससी वर्मा से। वो भी क्यों, ताकि आपको अगर कोई डिफिकल्ट 1 to 2 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिल जाए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ और आपका रैंक बूस्ट हो जाए बाकियों से। तो एससी वर्मा के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा थोड़े दिन में। मैंने तो पहले ही बताया था कि एससी वर्मा, डीसी पांडे, जो भी जितने भी रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक का आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि रेफरेंस बुक में से ये 25 क्वेश्चन एससी वर्मा के, ये 40 क्वेश्चन डीसी पांडे के, ये मतलब जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने भी सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए थे, मैंने पूरा का पूरा एससी वर्मा सॉल्व नहीं किया, ना ही मैंने कभी डीसी पांडे को सॉल्व किया, ना ही मैंने कोई अदर रेफरेंस बुक को हाथ लगाया है, ठीक है। बहुत लोग बोलते होंगे कि किया हमने, ये किया वो किया, मैंने नहीं किया। और आपको बताऊं कि
ये काफी है। आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कंसेप्ट पता है तो आपको हर क्वेश्चन बन जाएगा। इसके मैं आपको एक पीडीएफ भी दे दूंगा, आपको डिस्कस भी करवा दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है एससी वर्मा के, ठीक है, थोड़े दिन में, आने वाले दिन में, उसका टेंशन आप मत लीजिए। फिर आते थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में आपको एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पॉइंट्स को पढ़ना है, क्योंकि हर ईयर 4 to 5 क्वेश्चन जो है थ्योरी से आते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे टाइम है नहीं उतना, ठीक है। अगर आप बोर्ड्स इस साल दे रहे हो बोर्ड्स, तो आप एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना है ही, तो 12th का एनसीईआरटी जो है ढंग से पढ़ लीजिए। उसमें क्या करना है आपको, जो पॉइंट्स टू पॉइंटर उसको अंडरलाइन करना ही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू पॉइंटर, और जो बीच बीच में थ्योरेटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं उसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं कहीं जनवरी फरवरी के करीब, ठीक है, 1-2 लेक्चर सेशंस में आपका मैं पूरा एनसीईआरटी फिजिक्स का कवर करवा दूंगा। 4 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे, एक 12th के, 2 11th के, ठीक है। सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको मार्क करवा दूंगा, याद करवा दूंगा, ताकि आपको इसमें टाइम वेस्ट ना हो। प्रॉब्लम क्या होता है जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैंने खुद ने एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं मानता हूं, लेकिन टाइम वेस्ट होता है। आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, आपके पास इस साल टाइम नहीं है, तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप सिर्फ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करवाऊंगा, आप इसे देख लेना और सॉल्व कर लेना उतने क्वेश्चन जो हमको एनसीईआरटी का मार्क करवा रहा है। और कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम से एनसीईआरटी में, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल डैम्ड ऑक्सीलेशन है, डैम्ड ऑक्सीलेशन इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है बच्चों को, तो वहां से कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं। आपने देखा होगा इस साल जो अल्फा वाला क्वेश्चन आ गया था, बेस एमीटर तो आते ही रहता है क्वेश्चन, रिवर्स बैस वाला आते ही रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिस्कस करवाऊंगा लास्ट में। लेकिन अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए थ्योरेटिकल पढ़ने में, ठीक है। मैंने पूरी स्टडी पढ़ी हुई है, लेकिन उसका इतना कुछ यूज नहीं आया। एक जो ग्राफ आया था कॉपर का, ठीक है, वो पता ही होता है सबको, कंसेप्चुअल था थोड़ा फार, ठीक है, तो वो 90% बच्चों को पता होता है। तो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। उसके बाद मॉक टेस्ट पे, मॉक टेस्ट में क्या करें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मंथ में एटलीस्ट 2 to 4 आप जो 200 एमसीक्यू लगा रहे हो उसको लगाते रहिए। उसका आप जो रैंडमली क्वेश्चंस कर रहे हो यहां वहां से उठा के, कोई पेपर उठा लिया ग्रेविटेशन का, उससे 50-60 क्वेश्चन कर लिया, कोई उठा लिया रोटेशनल का 50-60 क्वेश्चन कर लिया, कोई उठा लिया फ्लूइड्स का 50-60 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन से कर लो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा, अगर आपने मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो उसके पहले आपको क्या करना है, ये मॉक टेस्ट है, ये पार्ट टेस्ट है। ये क्या है, पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट मतलब क्या, कि आपको जो है छोटे छोटे सिलेबस, मतलब आपने पूरा मैकेनिक्स का एक टेस्ट दे दिया, ठीक है, आपने पूरे जो आपका लास्ट का पार्ट है वेव्स ऑसिलेशन, उस पर एक टेस्ट दे दिया, आपने पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स पर टेस्ट दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट आप देते रहिए। 2 to 4 मॉक टेस्ट आप जो है इजीली एक मंथ में दीजिए, ठीक है। एक मंथ में अब 2 से 4, अगर किसी मंथ में आपको ज्यादा लोड है, ठीक है, आपको बहुत सारा पढ़ाई करना है, तो आप 2 दे सकते हो, लेकिन 2 तो कंपल्सरी दीजिए, ठीक है। और आप 4 दे सकते हो, आप 6 दे सकते हो, आप 8 दे सकते हो, ठीक है। मैं मंथ में एटलीस्ट स्टार्टिंग से ही, जब से जून जुलाई से ही मैं 7 to 8 मॉक टेस्ट दे रहा था, क्योंकि मुझे पता था मॉक टेस्ट सक्सेस का की है, ठीक है। इसके बिना कुछ नहीं पॉसिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देने की प्रैक्टिस लगाइए, ठीक है। जो भी पेपर मिलेगा आप सॉल्व करिए, खत्म। आप टेंशन लो ही मत कि सिलेबस हुआ है, मतलब सिलेबस पढ़ के बहुत दिन हुआ है, रिवाइज नहीं हुआ है, तो उसका टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। मार्च तक आपको ये करना है, फिर मार्च के बाद आपको 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाने हैं। थोड़ा ज्यादा है लेकिन लगाना पड़ेंगे। 20 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपको 650 670 आप टारगेट कर रहे हो, या फिर एटलीस्ट आप 10 तो लगाइए। अगर आपका 600 प्लस टारगेट है, 10 तो आपको लगाना ही है। ये 20 जो है ये एकदम टॉप, अगर रैंक को निकलना है, फोड़ना है, तो आप इतना लगा सकते हो, या 10 8 जो भी आपके, जितना भी आपको टाइम बचेगा उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 10 तो आपको लगाना ही है, ठीक है। फिर पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2009 से बैठ के फुल पेपर सॉल्व करने हैं। इसकी एक बुक भी आती है, बहुत सारे बुक्स भी आते हैं कि 2008 से 2020 तक पेपर मिलेंगे आपको। अभी 2009 से 2020 तक, तो आप 2009 से आप पेपर लगना चालू कीजिए, ठीक है। पेपर आपको 32 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करने हैं, वो क्वेश्चन वाइज करने हैं, वो चैप्टर वाइज करने हैं, लेकिन आप पेपर छोड़ने बैठोगे तो आपको 2009 से पेपर करने हैं। और एक मतलब आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे टाइम लगाना है, 3 आवर्स, ठीक है। आपको बैठना पेपर सॉल्व करने के लिए 2009 से लेके पहले पेपर 200 मार्क्स का होने का, पता होगा आपको, सॉरी 800 मार्क्स का होने का, 800, ठीक है, 200 क्वेश्चन होने के उसमें, तो आप वो सॉल्व कीजिए बैठ के 3.5 आवर्स में, जो भी टाइम आपको लगेगा। आप कभी भी अपना टाइम जो है इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए आपको 3.5 घंटा, आपको 2.5 आवर्स आप पेपर खत्म करने का कोशिश कीजिए। कोई भी पेपर हो आपको प्रैक्टिस 2.5 आवर्स का ही करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे सेंटर पे हुआ क्या,
मेरे सेंटर पर उन्होंने पेपर गलत बांट दिए, मतलब जो पेपर के ऊपर एक कोड होता है राइट साइड में, वो सबका अलग अलग होता है। तो मुझे लास्ट में मिलना था समथिंग 45 या 44, तो उन्होंने मुझे 44 दे दिया, ठीक है, क्योंकि एक बंदा बीच में एब्सेंट था तो उसका पेपर सब मतलब गड़बड़ हो गया। तो जैसे मैंने OMR निकाला, पेपर का सील फाड़ा, तो उन्होंने बोला कि ये पेपर गलत है। तो उसने मेरा 5-10-15 मिनट गया, फिर उन्होंने पेपर लिया, नए पेपर्स बैग में से निकाले, सारे चीजें करने में 2:15 2:20 तक पेपर लास्ट चालू हुआ। तो ये हर बार होता है, ठीक है, हर बार होता है। कुछ सेंटर में नहीं होता, तो आपके लक पे डिपेंड करता है, या कुछ सेंटर में 130 पे चालू हो जाता है, कुछ में साढ़े डिस्ट्रीब्यूशन 145 तक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कुछ में 2:15 भी हो जाता है। तो आपको अपने हिसाब से आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, आपका कोई नहीं सुनेगा, आप किसी को एक्सक्यूज भी नहीं दे सकते। तो आपको 2:30 तक आपको सब कुछ 2.5 आवर्स में आपको सब कुछ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी फिजिक्स की। टाइम इफेक्टिवली मैनेज करो, वीक में 2 ही चैप्टर्स का एम करो, ज्यादा मतलब चैप्टर्स पे जाओगे आप तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप जो है फंस सकते हो इसमें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप जो है अच्छे से फिजिक्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। आपको कहीं ना कहीं आपको अपने देखोगे, आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपको लगता है कि कहीं मैं सही तो नहीं कर रही, कहीं मैं सही तो नहीं कर रहा, कहीं मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट जो होता है वो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से होगा, और वो इसलिए होता है क्योंकि आप चैप्टर्स को फास्टली करते हो, प्रैक्टिस ढंग से नहीं करते हो, और आपको कहीं ना कहीं डर होता है फिजिक्स का। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करना है ताकि आपको फिजिक्स में 170 प्लस 2021 के लिए आ जाए। टारगेट लेके चलिए 180, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको पता होगा कहीं ना कहीं आपका प्रेशर से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती हो सकता है। अगर आप टारगेट ही लोगे 150 तो आप कहीं